हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लेकर जो टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स का एक नया एपिसोड। तो इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लोग को दिखाया जाता है योंग फाई को, जो कि कॉप डाइविंग सेक्ट के लोग से कह रहा होता है कि मुझे वो एंसेंट सेंट की बॉडी दे दो, वरना तुम लोग की मौत यहीं पर होगी। मैं तुम्हें इसके बाद दूसरी बॉडी नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि एंसेंट मॉन्स्टर की बॉडी तुम्हारे पास हैं। मगर वो मास्क मैन योंग फाई से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर मरना ही है तो मैं फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। यह कहने के साथ वो दोबारा से लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और दोबारा से अपने उन्हीं ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए योंग फाई के आसपास एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर की तरफ जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी योंग फाई के चारों तरफ होती है और जैसे ही वो ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाती है तो पूरा आसमान लाल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है ऊपर बड़े बड़े कॉफिन्स नीचे आ रहे होते हैं। वो सारे के सारे कॉफिन सीधा योंग फाई के पास आकर गिरते हैं। उन्हें देखते ही योंग फाई भी समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ एंसेंट मॉन्स्टर को समन कर लिया है। मगर योंग फाई को सिर्फ इतना पता था कि इन लोगों के पास दो एंसेंट बॉडीज़ हैं। मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉफिन्स होते हैं। देखते ही देखते उन कॉफिन्स के ढक्कन खुलना शुरू होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि हर कॉफिन के अंदर एक बॉडी मौजूद होती है। और जैसे ही एक कॉफिन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है तो सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें फील होता है कि इसके अंदर जो भी शख्स है उसकी पावर हमारी लिमिट से भी ज़्यादा है। देखते ही देखते उन कॉफिन्स के अंदर से कॉर बॉडीज़ बाहर आना शुरू हो जाती हैं। वो कॉर बॉडीज़ बाकी वाली कॉर बॉडीज़ के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, मगर ये योंग फाई के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रही थी। हालांकि यह भी सारे के सारे एंशिएंट मॉन्स्टर थे, मगर जिन बॉडीज़ की तलाश योंग फाई कर रहा था वो बॉडीज़ ये नहीं थी। मगर बाहर खड़े हुए लोग कह रहे थे कि कॉप डाइविंग सेक्ट एक बार में इतनी सारी एंशिएंट बॉडीज़ को कैसे समन कर सकता है। और यह सारी सारी एंशिएंट बॉडीज़ अलग अलग सेक्ट की बॉडीज़ होती हैं। और बाहर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं ये टोटल 13 लोग हैं। आखिर इन लोगों के पास हज़ारों साल पुरानी गॉड बॉडीज़ कहाँ से ढूंढ ली और इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन फॉलिंग एंजल से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। मगर ये लोग मॉर्टल रियल में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो मॉर्टल रियल में होना चाहिए। और वो मास्क मैन दोबारा से उन कॉर बॉडीज़ को कंट्रोल करते हुए फिर योंग फाई से कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज बच पाओगे? तुमने हमारी सेरेमनी ख़राब की है, इसलिए तुम्हें यहीं दफन होना होगा। तुम्हें लगा था कि तुम मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे। तुम मेरे सेक्ट की फाउंडेशन को समझ ही नहीं सकते। यह तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बढ़कर है। मगर योंग फाई उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी फाउंडेशन की ऐसी की तैसी, मैं तो इसे मिट्टी मिला कर जाऊँगा। यह सुनते ही मास्कमैन गुस्से में आ जाता है और कहता है अभी भी तुम एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हें तो पहले ही मरना होगा। यह कहते हुए वो 13 कॉर बॉडीज़ से उससे लड़ने के लिए कहता है। यह कहते हुए वो कॉर बॉडीज़ फ़ौरन से योंग फाई की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। तो योंग फाई कहता है कि सिर्फ 13 लोग, मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पे हज़ारों के आर्मीज़ क्रिएट करोगे और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये सारे शायद ज़ॉम्बीज़ की तरह हैं और इन्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहने के साथ वो उन कॉर बॉडीज़ को फिर मारना शुरू करता है। तो सबसे पहले अपना स्पेयर एक बॉडी के अंदर घुसेड़ देता है और बाकी सबको अपनी एनर्जी वेव्स के जरिए बहुत ही दूर धकेल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि पीछे से एक एल्डर उस पर एक ज़बरदस्त स्लैश अटैक कर दिया है, जिससे वो अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है और अपना वो स्पेयर एल्डर के सर के देखकर मारता है, जिससे वो एल्डर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। मगर उसके बावजूद भी वह उसे रोक नहीं पाता और योंग फाई उसे मिट्टी में ही गाड़ देता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो मास्टर उससे हैरान हो जाते हैं कि आखिर योंग फाई इन्हें कैसे मार पा रहा है। वहाँ मौजूद एक मास्टर वो अपने सेक्ट लीडर से कहता है कि ज़रा बताइए तो सही कि यह किस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर रहा है जो हमारी कॉर बॉडीज़ को मारना इतना आसान हो रहा है उनके लिए। क्या इसने हमारी कॉर बॉडीज़ को सीक्रेट को आसानी से ढूंढ लिया है? मगर यहाँ पर योंग फाई गुस्से में पागल हो चुका था और वो उन लोगों को मारते हुए है कि तुम सारे के सारे एक साथ आ जाओ। यह कहते हुए जॉम्बीज़ को जोरदार किक मारते हुए उछाल फेंकता है और फिर कॉर्प डाइविंग सेक्ट के लोगों से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। यह कहते हुए सारे सारे कॉर्प बॉडीज़ को निपटा चुका होता है। मगर उसके बावजूद यहाँ पर कॉर्प डाइविंग सेक्ट का वो मास्क मैन कहता है कि यह खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह कहते हुए अपनी ब्रेसलेट की पूरी पावर का यूज़ करता है, जिससे वो उन जॉम्बीज़ की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन कॉर्प बॉडीज़ में सिर्फ 2 ही योंग फाई के बिल्कुल पास पहुंच जाती हैं और बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती हैं।
उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर उन लोगों को लग रहा था कि शायद अब पलड़ा भारी होने वाला है, मगर यांगफाई ने यह पलड़ा ही पलट दिया। वहाँ मौजूद वो लोग उन टेक्निक्स को यूज करते हुए देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये उनके सेक्ट की टेक्निक्स है। इसका मतलब यह है कि ये जो कॉर बॉडीज़ हैं वो हमारे एंसेस्टर की बॉडीज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉर बॉडीज जैसे ही यांगफाई को मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाती हैं तो इतने में यांगफाई वो जंप लगाता है और अपना स्पेयर उस लड़की के बॉडी में मार देता है और उसे ज़मीन पे गाड़ देता है, जिसके साथ वह अपना स्पेयर निकालते ही दूसरी एंसेंट कॉर बॉडीज़ के पास जाता है और उसे बहुत ही ज़ोर से दे मारता है, जिससे वो कॉर बॉडीज़ भी धूल चाटने लगती हैं। और बाहर खड़े हुए लोगों में एक से बंदा कहता है कि कॉर बॉडीज़ अभी भी अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में जो जो टेक्निक यूज़ की है, कॉर्ब डाइविंग सेक्ट के लोग इनसे वही टेक्निक दोबारा से यूज़ करवा सकते हैं। अचानक से एक बंदा छुपकर यांगफाई पर हमला करने के लिए अपने हाथों में यांग एनर्जी जनरेट करता है और उसे जैसे ही यांगफाई पे थ्रो करता है तो यांगफाई उसे देख लेता है और फ़ौरन से उन दोनों एनर्जीज़ को पकड़कर अपने हाथों में मर्ज करता है और उन्हें फिर एक हाथ में कंबाइन करते हुए जैसे ही दोबारा से थ्रो करता है तो एनर्जी दोबारा से उसी वॉरियर से जाकर हिट करती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और बाहर खड़े हुए बंदे कहते हैं कि यह तो यांग फायर एनर्जी है और यह टेक्निक हमारे एंसेस्टर से बिलोंग करती है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि यह हमारे एंसेस्टर हों और इन्हें ज़ॉम्बीज़ बना दिया गया हो। वो मास्क मैन अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है और उसे पता भी नहीं होता कि यहाँ के लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चलते जा रहा होता है, मगर वो मास्क मैन सारे के सारे कॉर वॉरियर को एक साथ इकट्ठा करते ही यांगफाई की तरफ भेज देता है तो वो सारे ही एक साथ टूटने वाले, मगर अचानक से यांगफाई अपनी आंखें खोलता है और फिर गुस्से में पागल हो जाता है और अपने स्पेयर के जरिए उन वॉरियर्स को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक एंसेंट मास्टर बहुत ही तेज़ी से यांगफाई की तरफ भागते हुए आता है और हम देखते हैं कि यांगफाई उससे जाकर बहुत ही ज़ोर से टकराता है और उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देती है, मगर यांगफाई जैसे ही अपने पंजे से उसे पीछे धकेलता है तो उसे वहाँ से उठाकर बहुत ही दूर सीढ़ियों के ऊपर उछाल देती है, जिससे वो कॉर बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। मगर उसके बावजूद भी वो मास्कमैन हार मानने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर एक शाओलिन टेम्पल के मास्टर को बुला लेता है। वो शाओलिन टेम्पल का मास्टर बाकी कॉर बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही अपनी शाओलिन टेम्पल की बुद्धा टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे वो एक गोल्डन एंड बुद्धा पाम को सीधा यांगफाई के ऊपर रिलीज़ कर देता है। यह देखते ही सब लोग की आंखें चौंक जाती हैं और वो लोग कहते हैं कि आखिर कॉर्ब डाइविंग सेक्ट के लोगों ने किस किस को अपनी एनर्जी के जरिए कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ तक कि उन लोगों को शाओलिन टेम्पल के एंसेस्टर तक को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर यांगफाई जब उस जाइंट पाल्म को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो फ़ौरन से अपनी एनर्जी के जरिए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस गोल्डन पाल्म को अपने ऊपर से गिरने बचा लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन दोबारा से बाकी बॉडीज़ को यांगफाई के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, तो वो सारे वॉरियर्स एक साथ ही यांगफाई के स्टील पर हमला कर देते हैं, जिससे यांगफाई को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो सारे एक साथ अपनी एनर्जी बढ़ाते जा रहे होते हैं और ऊपर से गोल्डन पाल्म तो एक गॉड लेवल का अटैक था, जिसकी वजह से यांगफाई को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यह देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। वो लोग यांगफाई से कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम हमारे कॉर्ब डाइविंग सेक्ट के सामने सिर्फ राख के ढेर हो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम कल का सूरज नहीं देखने वाले और तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए कि हम तुम्हारे एंसेस्टर को एक नई ज़िंदगी दी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम लोग उन्हें सेकंड लाइफ दे रहे हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीने वाले हैं। यह सुनते ही यांगफाई गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने सेकंड लाइफ देनी ही है तो फिर तुम लोग खुद ही क्यों नहीं जीते सेकंड लाइफ। तुम्हें पता भी चलना चाहिए कि सेकंड लाइफ कैसी होती है। मगर वो कॉर्ब डाइविंग से मास्कमैन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें हमारी कॉर्ब किंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और तुम उसे पसंद करते हो। अगर हम होते ना तो तुम्हें उसे दोबारा देखने भी नहीं पाते।
हम लोगों ने उसे इंटरनल लाइफ दी है, जिसकी वजह से वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और हमारे सेक्ट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। यह बात यांगफाई को काफ़ी ज़्यादा भड़का देती है। जब भी योसन का नाम आता है और कोई उसकी इंसल्ट करता है या फिर योसन मजाक उड़ाता है तो यांगफाई पागल सा हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि इंटरनल लाइफ और सेकेंड लाइफ तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी को इतना बढ़ाता है और इतना बढ़ा देता है कि हर जगह आग ही आग हो जाती है और वो सब लोगों को अपने आप से दूर हटा देता है। यह देखकर वो सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यह कैसे कर दिया। मगर हमें दिखाया जाता है यांगफाई अपनी पावर को बढ़ाता ही जा रहा होता है। उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया था और वो किसी के कहने से रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद दोबारा से अपना स्पिरिट निकालता है और दोबारा से उन कॉर्प बॉडीज़ को मारते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा कॉर्प ड्राइविंग सेक्ट और तुम्हारी ये सेकेंड लाइफ भाड़ में जाए। मैं तुम्हारे कॉर्प ड्राइविंग सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे उन एंजल्स को यहीं पर दफना के जाऊंगा। यह कहते हुए वहाँ पे मौजूद हर एक वॉरियर को बहुत ही बुरा तरीके से मार रहा होता है। यह देखते ही यंग प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद यांगफाई उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस देखते जाओ कि तुम्हारी बारी कब आती है, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा दूर नहीं हो। मगर वो सेक मास्टर कहता है यांगफाई से कि तुम्हारी मौत की दावा अब मैं करता हूँ। यह कहने के साथ ही वहाँ पे मौजूद बहुत सारी चेन्स यांगफाई की तरफ रिलीज़ करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन दोबारा से अपने उन ब्रेसलेट्स के पावर को यूज़ करता है, जिसके ज़रिए वो दोबारा से एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी एंसेंट कॉर्प बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं उनकी बॉडी के अंदर से डेथ एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर तड़पना शुरू हो जाते हैं और वो सारी डेथ एनर्जी यांगफाई के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जिस पर यांगफाई भी समझ जाता है कि वो लोग अब इस डेथ एनर्जी के जरिए उस पर हमला करने वाले हैं और वो मास्कमैन उससे कहता है कि ये डेथ एनर्जी हज़ारों साल से इन कॉर्प बॉडीज़ के अंदर मौजूद थी। अब देखता हूँ कि तुम इन कॉर्प बॉडीज़ के ऑरा से कैसे बचते हो। मगर यांगफाई कहता है कि बस कुछ हज़ारों साल पुराना डेथ है ऑरा है और तुम्हें लगता है ये मुझे मार सकता है। यह कहने के साथ वो सारी डेथ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसे हल्की सी भी तकलीफ़ नहीं होती और बड़े ही मज़े के साथ सारी डेथ एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो दो यंग बॉल्स सारी एनर्जीज को अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी। यह देखकर वो लोग भी दंग हो जाते हैं कि आखिर यह बंदा डेथ एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है और कैसे जिंदा है। यह बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। सेम टाइम पर लाइफ एंड डेथ एक जगह एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। मगर हमें दिखाया जाता है यांगफाई वो सारी डेथ एनर्जी जब अब्सॉर्ब कर लेता है तो हम मौजूद वो कॉर्प वॉरियर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर गिर चुके होते हैं और वो इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो अब घुटनों पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन लोगों पे सामने जाइंट डीमन बॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रही होती हैं। और यांगफाई उन लोगों से कहता है कि ज़रा मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ज़िंदा इंसान हूँ? मैं भी तो चलते फिरते एक लाश हूँ। मेरे पास बचा ही क्या है? मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है और वहाँ मौजूद उन कॉर्प वॉरियर्स में से एक एल्डर का सर पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे वो उस कॉर्प वॉरियर का काम वहीं पे तमाम हो जाता है। जिसके बाद यांगफाई आगे जाता है तो वो मास्कमैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कॉर्प बॉडीज़ रिएक्ट नहीं कर रही होती और उल्टा वो आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बस यांगफाई उन्हें कंट्रोल कर सकता है और वो जब चाहे उन्हें इरेज कर सकता है। यह देखते हुए कॉर्प मास्टर इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो फ़ौरन से वहाँ पर उसी एंजल को समन कर लेते हैं और दोबारा से वही एंजल यांगफाई को मारने के लिए आता है। मगर इस मरतबा यांगफाई वो उस एंजल को छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके करीब आते ही फ़ौरन से अपने स्पेयर उसकी बॉडी के अंदर घुसेड़ देता है, जिसके साथ वो उसे वहीं पे दूर सीधा उस मास्कमैन की तरफ थ्रो करता है। तो वो एंजल फ़ौरन से उस मास्कमैन से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे जाके गिरते हैं। यह देखकर वो मास्टर्स और यंग मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद अब पल्ला पलटने वाला है। यह देखते वहाँ मौजूद एक एल्डर उस सेक्ट लीडर से कहता है कि यह लड़का हमारे सेक्ट का एक दुश्मन बन चुका है
प्लीज़ इसे मारने के लिए कुछ कीजिए। मगर वो कॉप डाइविंग इंस्ट्रक्टर मास्टर कहता है कि अभी सब्र कर जाओ, ये अभी इंजर्ड है और ऊपर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसे मारने के लिए चाहे हमें अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना ही क्यों न पड़े, हम लगा देंगे, क्योंकि अब हमारे सेक्ट की इज्जत का सवाल है। और ऊपर से ये हमारे पास तो एंशिएंट बॉडीज़ भी मौजूद हैं, उन्हें भी हम किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सिचुएशन ख़राब है और हमें सिचुएशन से खुद बाहर निकलना होगा। यहाँ पर योंगफाई वो वापस नीचे आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मौके का फ़ायदा उठाओगे और हमारे एंसेस्टर की बॉडीज़ को कंट्रोल कर लोगे और सारी दुनिया पे राज करोगे। तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया की इनहेरिटेंस अपने पास रखोगे। यह कहने के बाद योंगफाई वहाँ खड़े हुए लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो, तुम्हें नज़र नहीं आता यह तुम्हारे एंसेस्टर है जिन्हें ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यह सुनते ही सारे लोग योंगफाई की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि यह लड़का सही कह रहा है। इन लोगों ने हमारे एंसेस्टर की बॉडीज़ की डिसरिस्पेक्ट की है और इन्हें इनके लिए जवाब देना पड़ेगा। एक वॉरियर उन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमारे एंसेस्टर की बॉडीज़ उनकी कब्र से निकाला और उन्हें रिफ़ाइन किया और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यह हमारे एंसेस्टर की डिसरिस्पेक्ट है और इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे हम लोग। यह कहने के बाद बाकी सारे लोग भी फिर कहना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों को अब हमारी फैमिलीज़ को भी इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम आखिर ऐसी हरकत क्यों की। उन लोगों की बातें सुनकर वो कॉप डाइविंग सेक्ट का मास्टर बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसे फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे लोग पावरफुल फैमिलीज बिलोंग करते थे और वो उन लोगों के सवाल पूरी तरह से वैलिड भी थे। वो लोग अपने एंसेस्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे और वो उन लोग यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई शख्स उनकी सीक्रेट टेक्निक्स को उनके एंसेस्टर की बॉडी से निकाल ले और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। मगर यहाँ पे कॉप डाइविंग सेक्ट का मास्टर सब लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा कॉप डाइविंग सेक्ट वो दुनिया मौजूद किसी भी सेक्ट के साथ कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता और ना ही हम लोग तुम्हारे एंसेस्टर की बॉडी में कोई इंटरेस्टेड हैं। बस आज की सेरेमनी यहीं पर ख़त्म होती है, इसलिए तुम अपने अपने सेक्ट वापस चले जाओ। हम लोग अपने सेक्ट में अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा कॉप डाइविंग सेक्ट वो हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए तुम लोग यह भूल जाओगे कि तुम लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो फिर मैं मान लूँगा कि मैं हर चीज़ का कंट्रोल करता हूँ और मैं हर एक सवाल का जवाब भी दे सकता हूँ। यह कहकर वो यहाँ से जाने लगता है तो योंगफाई कहता है कि ये लोग अब जान बचाकर भागना चाहते हैं, मगर पहले मुझे यूसन को इनके कंट्रोल से बाहर निकालना होगा। उसके बाद मैं फिर इन लोगों की धज्जियाँ उड़ा दूँगा और इनके सेक्ट को भी बर्बाद कर दूँगा। यह कहने के बाद वो फेंगडू माउंटेन में एक ही जगह पर छुपकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिमाग में अभी भी यूसन के ही ख्याल आ रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर ये कौन है, क्या यह यूसन है या फिर कोई और लड़की, क्या यह उसकी सेकेंड लाइफ है या फिर उसकी फर्स्ट लाइफ है जो कि आगे बढ़ गई है, और अगर ये यूसन है तो फिर चांगसी कौन थी। इतने में ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर यूसन मौजूद थी। वो उससे कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर बैठे हो। यह कहते हुए फ़ौरन से नीचे की तरफ उतर आती है और उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो योंगफाई कहता है, तो तुम फाइनली आ ही गई। मगर यूसन को उदास देखकर योंगफाई कहता है, बताओ तो सही कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो यूसन कहती है, मुझे अब बहुत कुछ याद आने लगा है, मुझे अब पहले वाले लोगों की बात याद आ रही है। तो योंगफाई कहता है कि कौन से लोग की, क्या इन लोगों ने जिन लोगों ने तुमको हज़ारों सालों से इस कॉफिन के अंदर बंद करके रखा था। यूसन कहते कि हाँ, यह मेमोरीज मेरे अंदर बहुत ही लंबे टाइम से मौजूद हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। इन लोगों ने कहा था कि इस फेंगडू माउंटेन में एक यांग एनर्जी वेन मौजूद है और यह वेन इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल वेन्स में एक है। अगर इस एनर्जी के जरिए कॉर्प किंग की बॉडीज़ को रिवाइव किया जाए तो फिर कॉर्प का किंग वो हेवंस एंड अर्थ की लिमिट से भी आगे निकल जाएंगे। यह सुनते ही योंगफाई कहता है कि अगर कॉप डाइविंग सेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए सबसे पहले फेंगडू माउंटेन्स के उस कॉर्प वेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो यूसन कहती है
कि वो लोग उन कॉर्ब वेन के जरिए एक एरे क्रिएट करके सारी एनर्जी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हारे लिए उस यांग डायग्राम को तलाश कर लूँगी जिसके ज़रिए वो लोग उस यांग एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। मगर यांग फाई वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुमने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, इन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। मगर यूसन कहती है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग अब मेरा कुछ भी बिगाड़ सकें। अब वो लोग तो मेरे एल्टर सामने मेरी वर्शिप करते हैं और कहते हैं कि मैं एक मीडियम स्पिरिट हूँ, और उन लोगों को मुझे बताया है कि कोई सुपर नेचुरल पावर जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती है। यह सुनकर यांगफे हैरान हो जाता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर, आखिर वो कौन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। जिस पर यूसन कहती है कि मैंने उसकी प्रेजेंस को फील किया है, मैंने उसे कभी भी देखा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंस हमेशा उस पावरफुल मास्टर की बॉडी से रिवील करने नहीं देती। मगर मुझे इतना पता है कि वो पावरफुल बीइंग कोई औरत है। यह बात यांगफाई को चौंका देती है और वह कहता है, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी लड़की जो हज़ारों सालों से लेकर अब तक जिंदा है और वो आज भी यहाँ पर मौजूद है और उसने लाइफ एंड डेथ को अच्छी तरह से देख लिया है। मगर जहाँ तक बात यूसन की है, मैं उसे फ्लावर वैली में छोड़ कर आया था जहाँ पर वो अपने डेथ बैरियर को तोड़कर दोबारा जिंदा हो सकती थी। कहीं किसी ने उस जगह का इस्तेमाल तो नहीं किया है। मगर इतने में अचानक यूसन उससे कहती है, मुझे याद आ रहा है कि उन लोगों ने किसी न किसी सुप्रीम फॉरगेटफुल चीज़ का नाम लिया था। यह सुनकर यांगफाई की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और वो अब समझने लगा था कि यूसन के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद वो बताता है कि कोई शख्स मेरे जाने के बाद वहाँ पर आया होगा और उसी यूसन की बॉडी पर अपना इम्प्रिंट यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से यूसन की बॉडी में मौजूद जितनी भी मेमोरीज थी उन्हें लॉक कर दिया होगा और उसकी बॉडी के साथ अपना एक कनेक्शन बना लिया होगा जिसके ज़रिए वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर सकती है और उसे अपने मकसद के लिए यूज़ भी कर सकती है। वो यूसन से कहता है कि लगता है शायद वो सुप्रीम बीइंग हमें देख रही होगी और उसे पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। यह कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यूसन, मैं तुम्हारी टांग देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, जिस पर यांगफे समझ जाता है कि वो और कुछ समझ रही है। तो वह फ़ौरन से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद डेथ एनर्जी को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूँ ताकि तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओ। तो यूसन कहती है, यह डेथ एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर हज़ारों सालों से मौजूद है। अगर तुमने इसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। मगर यांगफे उसे समझाता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़की फिर अपनी टांग में मौजूद उस कर्क मार्क को दिखाती है। तो यांगफे कहता है कि उसके अंदर से डेथ एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे वो इस डेथ एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है तो उसे थोड़ी तकलीफ़ होने लगती है। मगर उसके बावजूद भी वो रुकता नहीं और कंटिन्यूसली उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता रहता है। जिसके बाद यही एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस चैनल में कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो पूरे ही कर दीजिए प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।